कि चुनाव में हर पार्टी वोट साधती है और वोटों की अपेक्षा करती है, वोटों को रिझाने के लिए। चर्चा ये भी चल रही है कि राव इंद्रजीत सिंह नाराज हैं। क्या सच में नाराज हैं? सब मिलकर के आदरणीय अमित शाह जी की रैली को हम सफल करेंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जवाब मांग रहे हैं, वो जवाब देने की बजाय हमसे हिसाब मांग रहे हैं। इनेलो और बसपा का गठबंधन सर इसे कैसे? इंडियन नेशनल लोकदल को इस बात का एहसास हुआ है कि वो हरियाणा प्रदेश के अंदर वो अब उतनी बड़ी पार्टी नहीं रही जितनी पहले थी। आम आदमी को, गरीब आदमी को ये परेशान करने वाली व्यवस्था है, इसको तुरंत इसके ऊपर दोबारा विचार होना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह का हरियाणा में दूसरा दौरा है और इस दौरे को लेकर आखिर क्या कुछ तैयारियां की गई है और क्या इस बार खास रहने वाला है उनके दौरे में, जानने के लिए हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के स्पीकर और पंचकुला से विधायक ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं। गुप्ता साहब, मीटिंग हुई महेंद्रगढ़ में, आप भी गए थे। व्यवस्था इस बार क्या कुछ की गई है और इस दौरे से हरियाणा के लोगों को कितनी उम्मीदें रखनी चाहिए? देखिए, अभी कुछ दिन पहले आदरणीय अमित शाह जी ने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पंचकुला की पवित्र भूमि से शंखनाद किया था और जो आने वाले विधानसभा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बने, इस प्रकार की घोषणा की थी और कार्यकर्ताओं को सजग करने के लिए, कुछ कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करने के लिए समय समय पर आदरणीय अमित शाह जी का मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। उसी कड़ी में कल यानी 16 तारीख को आदरणीय अमित शाह जी महेंद्रगढ़ जिला के पाली गांव के अंदर एक बहुत बड़ी विशाल ओबीसी मोर्चा की रैली को संबोधित करने वाले। ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर जितने भी समाज के भाई बहन आते हैं, जो सरकार ने ओबीसी के लिए किया है, शायद किसी भी सरकार ने इतना बड़े रियायतें, इतनी बड़ी घोषणाएं ओबीसी को कभी दी नहीं है। इन सब को मद्देनजर रखते हुए और आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आदरणीय अमित शाह जी कार्यकर्ताओं में जीत का मंत्र फूंकने के लिए, कार्यकर्ताओं के उत्साहवर्धन के लिए कल एक बहुत बड़ी ओबीसी मोर्चा की रैली को, जिसमें लगभग 40,000 से 50,000 तक कार्यकर्ता शामिल होने की उम्मीद है। केवल कार्यकर्ता ही नहीं, आम जनमानस जो आने वाले चुनाव की दृष्टि से वो इस रैली के अंदर जुड़ने वाला है, तो निश्चित तौर पर उनके आने से हरियाणा प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को, विशेष तौर पर ओबीसी मोर्चा के लोगों को भारी उत्साह मिलेगा, भारी इंस्पिरेशन मिलेगी। सर, साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वहीं से शुरुआत करी थी कैंपेन की। अगर बात करें तो कितनी महत्वपूर्ण है वो धरती? देखिए, हमारे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी भी आपने देखा कि इस लोकसभा चुनाव के अंदर भी महेंद्रगढ़ से विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी को वहां की जनता ने जिता करके भेजा है। उसके साथ लगते इलाके जो हैं, रिवाड़ी है और जो दूसरे इलाके हैं, वहां से भी भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है और निश्चित तौर पर उस क्षेत्र से भारी जन समर्थन मिले, ये आशा है और इसी को लेकर के इस प्रकार से वहां से इस रैली का आगाज किया जा रहा है। सर, आपने कहा कि लोकसभा चुनावों में बड़े अच्छे नतीजे उसी क्षेत्र से आए हैं। जब हम दक्षिण हरियाणा की बात करते हैं, जहां पर यादवों का दबदबा बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं वोट साधने की प्रयास कह सकते हैं सर? देखिए, चुनाव में हर पार्टी वोट साधती है और वोटों की अपेक्षा करती है, वोटों को रिझाने के लिए, वोटों को सही जानकारी देने के लिए। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने झूठ का सहारा लेकर के इस लोकसभा चुनाव के अंदर प्रचार प्रसार किया और जो हमारा एससी वर्ग था, उस वर्ग को गुमराह करने का प्रयास भी किया और गुमराह करने में वो कहीं हद तक सफल भी रहे। ऐसा वो गुमराह दोबारा ना कर पाए,
किसी भी प्रकार से, तो उसके लिए ये आवश्यक है कि अपने जो हरियाणा प्रदेश की जनता है, हरियाणा प्रदेश के सभी लोग हैं, उनको सावधान और सतर्क किया जाए। सर, क्या एक चर्चा ये भी चल रही है कि राव इंद्रजीत सिंह नाराज हैं, क्या सच में नाराज हैं, और क्या उनकी नाराजगी को दूर किया जाएगा कल? नहीं, देखिए, आदरणीय अमित शाह जी आ रहे हैं, सभी के लिए सम्मानीय हैं, और मैं समझता हूं कि आदरणीय इंद्रजीत सिंह जी भी बहुत बड़े कद के नेता हैं, उनका भी विशेष एक प्रभाव उस क्षेत्र के अंदर रहता है। सब मिलकर के आदरणीय अमित शाह जी की रैली को हम सफल करेंगे। सर, आज से कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब जो यात्रा है, कैंपेन है, उसकी शुरुआत हो गई है और 10 सालों के भाजपा का हिसाब मांगा जा रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि 0 नंबर है भाजपा के, कोई काम नहीं किया। देखिए, हम लोग पिछले 10 साल से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जवाब मांग रहे हैं। वो जवाब देने की बजाय हमसे हिसाब मांग रहे हैं। उनको पहले अपने 10 साल के कार्यकाल का जवाब देना चाहिए कि किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर जमीनों की लूट हुई, किस प्रकार से CLU इशू किए गए, किस प्रकार से सेक्शन 4 और 6 लगाने के पश्चात बड़े बड़े बिल्डर्स को जमीन अलॉट की गई, किस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ, चाहे वो नौकरियों के मामले में हो या जो प्लॉट अलॉटमेंट है। अभी देख रहे हैं आप पंचकूला के अंदर जो इंडस्ट्रियल प्लॉट अलॉटमेंट का मामला है, वो अभी आपके सामने है कि किस प्रकार से सभी नियम तोड़ते हुए, सभी जो स्टैंडर्ड को धत्ता दिखाते हुए अपने लोगों को अलॉटमेंट की, वो जांच चल रही है। मुझे लगता है कि उसका भी जवाब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देना चाहिए। कानून व्यवस्था की बात करते हैं, मिर्चपुर जैसे कांड जो उनके राज के अंदर हुए, आज तक उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया कि वो क्या कारण था, क्यों वो मिर्चपुर कांड हुआ। तो इसलिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को हिसाब मांगने से पहले हमारे जो जवाब है प्रश्नों का, वो देना चाहिए। सर, चुनावों का दौर चल रहा है, इनेलो और बसपा ने गठबंधन किया। सबसे पहले तो इस गठबंधन को आप कैसे देखते हैं, एक सवाल ये रहेगा। दूसरा सर, जजपा की ओर से भी जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। शराब घोटाले की जब बात आई तो उन्होंने कहा कि इसमें मैं अकेला नहीं था, भाजपा का भी उसमें उतना ही हाथ है। तो कहीं ना कहीं बागी तेवर हम कहें इसे। देखिए, जब व्यक्ति सत्ता में होता है तो कुछ तेवर और होते हैं, और जब सत्ता से बाहर होता है तो कुछ तेवर और होते हैं। दुष्यंत चौटाला जी 4.5 साल तक सरकार में रहे हैं, चाहे वो सरकार की खामियां रही हों या कोई घोटाला हुआ हो, उसकी जानकारी उनको ज्यादा है। अगर कोई घोटाला हुआ है तो निष्पक्षता से उनको जांच करानी चाहिए थी। अगर वो आज भारतीय जनता पार्टी को भी इसका दोषी मानते हैं, मैं कहूंगा कि क्योंकि विभाग उनका था, उनके विभाग के अंदर जो अनियमितताएं हुई उसके ऊपर कड़ा संज्ञान लिया जाना चाहिए था। जो भी दोषी हैं उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी, और आज भी मैं कहूंगा कि अगर ऐसे कुछ लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इनेलो और बसपा का गठबंधन, सर, इसे कैसे देखें? देखिए, जब चुनाव आते हैं तरह तरह के गठबंधन होते हैं, लेकिन एक बात बड़ी मुझे खटक रही है कि जो पार्टी कई बार प्रदेश के अंदर सत्ता में रही हो, आज उस पार्टी को गठबंधन करने की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है, उनको अपने अंदर झांक करके देखना चाहिए। क्या कारण रहा कि आज उनको BSP से गठबंधन करना पड़ रहा है, जो 2-3 बार सत्ता के अंदर मुख्यमंत्री जिनके रहे हैं। तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल लोकदल को इस बात का एहसास हुआ है कि वो हरियाणा प्रदेश के अंदर वो अब उतनी बड़ी पार्टी नहीं रही जितनी पहले थी। जो कद था वो कद कहीं ना कहीं कम हुआ है। भाजपा तो किसी तरीके का कोई गठबंधन नहीं करेगी सर? नहीं, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अकेले हम 90 की 90 विधानसभाएं लड़ेंगे और तीसरी बार हरियाणा में भाई नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी।
एक सर किरण चौधरी जी को लेकर एक पत्र लिखा गया है आपको उनकी सदस्यता रद्द करने को लेकर। वहीं जो है एक और बार रिमाइंडर भी आपको दुष्यंत चौटाला जी ने भेजा, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी उन्होंने कहा कि स्पीकर साहब के पास जा रही हैं लेकिन वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखिए, ये कहना बिल्कुल गलत है कि कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जहां तक पहले किरण चौधरी जी की बात करें, जो नोटिस कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया था, उस नोटिस का जवाब हमने कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। बड़े बड़े विशेषज्ञ कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं, एडवोकेट्स हैं, जो नियमों के मुताबिक जिस प्रकार से एक याचिका दायर की जानी चाहिए थी, वो पिटीशन ना डाल करके एक नोटिस जो है वो स्पीकर को दिया, जो टेक्निकली और लीगली गलत है। इसलिए हमने उस जो नोटिस था उनको खारिज कर दिया है और उसको उनका जवाब भेज दिया है। आगे जहां तक उनके दोबारा से सबमिशन करने की जो उन्होंने पिटीशन डाली है, उसके ऊपर हम विशेषज्ञों से राय लेंगे, लीगली उसको एग्जामिन कराएंगे, टेक्निकली एग्जामिन कराएंगे और उसके पश्चात उचित समय के ऊपर निर्णय लिया जाएगा। और दुष्यंत चौटाला जी द्वारा जो रिमाइंडर भेजा गया है, वो भी उन्होंने जो फैक्ट्स साथ में लगाए हैं उनको हम एग्जामिन करा रहे हैं। एग्जामिन होने के पश्चात अगर जरूरत लगी तो जिनके खिलाफ कंप्लेंट दी गई है उनको भी, या जिन्होंने कंप्लेंट दी है उनको भी व्यक्तिगत तौर पर से यहाँ बुला करके उनसे जानकारी लेने के पश्चात कोई निर्णय लिया जाएगा। सर, एक आपने, मेरा आखिरी सवाल भी रहेगा, एक आपने लेटर लिखा था मुख्यमंत्री जी को SILT+4 के लिए, जो एक योजना है। पंचकुला में काफी लोग परेशान हैं और अखबारों में भी खबरें आपने देखी होगी। सर, मुख्य इशू क्या आ रहा है, क्या कहना है लोगों को? देखिए, जो पंचकुला के अंदर रहने वाले आम नागरिक हैं, उनमें ज्यादातर लोग रिटायर्ड कैटेगरी के सीनियर सिटीजन्स हैं और बहुत सारे परिवारों के बच्चे विदेशों के अंदर रहते हैं। सिर्फ मियाँ बीवी दोनों जो हैं, हस्बैंड वाइफ, वो रहते हैं। पंचकुला का जो मास्टर प्लान जो बना था उसमें कहीं भी SILT+4 का जिक्र नहीं था। SILT+4 की कल्पना जो आई थी, इस विषय को लेकर के आई थी कि पंचकुला के अंदर पार्किंग प्लेस की कमी है। गाड़ियां, जो कारें हैं, रात को वो सड़क के ऊपर खड़ी होती हैं, इसलिए गाड़ियों की पार्किंग उस स्टिल्ट के अंदर हो जाए, उस पार्किंग एरिया के अंदर हो जाए जहां वो इसके लिए बनाई गई थी। मैं मानता हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट था, जो सोच था, वो बिल्कुल गलत साबित हुई है। जो लोग वर्षों से, लगभग 30-40 साल से यहां रह रहे हैं और उनको अगर आज उनकी रोशनी, सूरज की रोशनी बंद हो जाए, हवा बंद हो जाए, उनकी प्राइवेसी खत्म हो जाए, तो ये उचित नहीं है। और दूसरा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक परिवार के लिए बना था। अब जो एक ही बिल्डिंग के अंदर 4-4 परिवार जब आ जाएंगे तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्रम्बल कर जाएगा। जो चाहे वो सीवरेज सिस्टम है, चाहे वो पानी की उपलब्धता है, चाहे वो बिजली की उपलब्धता है, ये सारी चीजें एक परिवार को ध्यान में रखते हुए वहां इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया। अब 4-4 परिवार आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो लोग हैं वो परेशानी में पड़ जाएंगे। इवन जो SILT+4 की पार्क, जो वहां मकान भी ले रहे हैं, वो भी, क्योंकि जब सीवर चौक होगा तो वो सबके लिए होगा। तो इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने पहले भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था, उस समय ये इसको रोक दिया गया था, लेकिन अब पता नहीं किन कारणों से ये दोबारा जो SILT+4 की परमिशन दी गई है, ये मैं समझता हूं कि बिल्कुल गलत है। आम आदमी को, गरीब आदमी को ये परेशान करने वाली व्यवस्था है, इसको तुरंत इसके ऊपर दोबारा विचार होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, जिन्होंने प्रदेश की राजनीति में आखिर क्या कुछ हो रहा है और किस तरीके से भाजपा
वोटर्स को साधने में लगी है और दूसरी ओर जो एक फैसला लिया गया था उसे वापस लेने की भी बात कही जा रही है। खासकर पंचकुला में जो स्टिल प्लस 4 का जो कॉन्सेप्ट है उसे वापस लेने की बात भी कही जा रही है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।